हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी। स्टूडेंट, आपने अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम पास आउट किया होगा और आपने अगर आगे कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और जो ज़्यादातर बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंसी को अगर सही कॉन्सेप्ट के साथ और अगर सही तरीके के साथ पढ़ा जाए तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट है और आपको इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो अकाउंटेंसी को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ टर्म्स होती हैं जो कि आपने पहले नहीं सुनी होगी, कुछ हो सकता है सुनी भी हो, लेकिन उनका कुछ मेन अकाउंटेंसी में अलग होता है। तो आज हम इनकी टर्म्स की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को अगर अपने को तैयार करना है तो पहले उसके जो बेसिक्स होते हैं अपने को पहले वो क्लियर करने होती हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसकी बेसिक टर्म्स के साथ करेंगे। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है जो इसके अंदर यूज़ होती है, उस टर्म का नाम है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है? अब कोई भी पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करेगा, बिजनेस पहले क्या होता है, बिजनेस उससे पहले क्या होगा, बिल्कुल खाली होगा, बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं होता। जब बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर कुछ कैश लगाएगा या एसेट्स लेके आएगा या गुड्स लेके आएगा तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। कहने का मीन है बिजनेस का ओनर जो भी इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर वो उसकी क्या होगी, कैपिटल होगी। कैश तो समझते हो आप, ठीक है। कैश क्या होती है, रोकड़, यानी कि जो कैश नोट आपने देखे होंगे उस कैश को, ठीक है, रोकड़ बोलते हैं हिंदी में, वैसे कैश होगी। अब एसेट्स और गुड्स क्या होता है इसकी बात अपने बेसिक टर्म्स के अंदर आगे जाके करेंगे। बस एक बार आप यहाँ पे इतना ध्यान रखें कि बिजनेस का ओनर जब बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट करे, एसेट्स इन्वेस्ट करे या गुड्स इन्वेस्ट करे, उन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है उस टर्म का नाम है ड्राइंग। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये ओनर है आपका और ये उसका बिजनेस है। अब कोई पर्सन बिजनेस क्यों करता है, क्योंकि उसको घर खर्च चलाना होता है, अपना घर परिवार चलाना होता है, तो उसको इसलिए वो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, यानी कि बिजनेस करता है। अब बिजनेस अच्छे से रन हो गया, अब बिजनेस अच्छे से रन हो गया तो इसको घर पर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बिजनेस से ये कैश निकालेगा, अगर बिजनेस से वापस ये क्या करेगा, कैश निकालेगा, बिजनेस से वापस ये गुड्स वापस निकालेगा, लेकिन कैश और गुड्स जो निकालेगा वो किस यूज़ के लिए निकालेगा, पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो निकालेगा वो उसको बोलते हैं ड्राइंग। जैसे इसका नाम मान लो राम है, राम ने शॉप ओपन करी, ठीक है, इसका एक सन है, ठीक है, एक इसका बच्चा है। इसके बच्चे को ज़रूरत पड़ गई कि पापा मेरे को ट्यूशन फीस भरनी है, तो ट्यूशन फीस के लिए ये पैसे किससे मांगेगा, अपने पापा से, यानी कि राम से मांगेगा। और राम कहाँ से पैसा देगा इसको, बिजनेस से निकाल कर जो पैसा देगा। अब बिजनेस से निकाला हुआ पैसा वो किस काम में ले रहा है, अपने बच्चे की ट्यूशन फीस भरने में ले रहा है। तो ट्यूशन फीस क्या है, एक पर्सनल एक्सपेंस है, तो उस चीज़ को अपने क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अगर बिजनेस का पैसा निकाले और बिजनेस में ही उसको काम में ले ले, वो ड्राइंग नहीं होगा। शर्त ये है कि जो भी पैसा निकाला जाए या जो भी गुड्स निकाला जाए वो किस काम के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, उसका पर्पज़ होना चाहिए पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ में होगा तभी उसको क्या बोलोगे, ड्राइंग बोलोगे। उम्मीद है दोनों पॉइंट आपको, दोनों टर्म क्लियर होगी अच्छे से। बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करना, एसेट्स इन्वेस्ट करना, गुड्स इन्वेस्ट करना, कैपिटल, और बिजनेस से कैश या गुड्स को वापस क्या करना, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेना, क्या होती है, ड्राइंग होती है। नेक्स्ट अपने चलते हैं गुड्स। अब गुड्स क्या होता है, गुड्स उस चीज़ को अपने गुड्स बोलेंगे जिस चीज़ का अपने बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जिस चीज़ को अपने बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार उसको परचेज कर रहे हैं और उसी चीज़ को बार बार क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो हमारा गुड्स होता है। अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर आपके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। अगर स्टेशनरी की शॉप है तो स्टेशनरी का जो भी सामान होगा वो सारा का सारा क्या होगा, गुड्स होगा।
ठीक है। अगर आपकी सिलाई मशीन की शॉप है तो जितनी भी मशीन्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, गुड्स होंगी। यानी कि जिस नेचर का आपका बिजनेस है, जिस चीज़ का आप बार बार परचेज कर रहे हो, बार बार उसको सेल कर रहे हो, वो आपका क्या होता है, गुड्स होता है। बात आगे समझ में। फर्नीचर की शॉप वाले के लिए फर्नीचर गुड्स है, स्टेशनरी की शॉप वाले के लिए स्टेशनरी क्या है, गुड्स है। नेक्स्ट अपने टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है अपनी परचेज। अब परचेज का मतलब तो आपको देख के, वर्ड को देख के समझ में आ रहा होगा कि परचेज क्या होती है। परचेज का मतलब होता है खरीदना। अगर आप कोई भी सामान क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो क्या होती है, परचेज होती है। लेकिन अपने सीखने जा रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आपने परचेज, देखो वैसे यहाँ कहीं भी परचेज लिखा होगा उसका मतलब तो खरीदना ही होता है, यहाँ पे भी इसका मतलब खरीदना ही है। लेकिन परचेज में हम उसी चीज़ को नोट करते हैं अगर हम गुड्स को परचेज करें। अगर हम गुड्स को परचेज करेंगे उसी को ही हम क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। अगर आप कोई और चीज़, जैसे मान लो आपकी फर्नीचर की शॉप है तो आपके लिए फर्नीचर क्या होगा, गुड्स होगा। तो जब आप फर्नीचर परचेज करोगे उसको तो किसके अंदर लिखोगे, परचेज के अंदर लिखोगे कि मैंने फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर का तो नाम परचेज के अंदर लिखेंगे कि फर्नीचर हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। लेकिन अगर आप मशीन परचेज कर रहे हो तो जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो मशीन को क्या लिखोगे, मशीन ही लिखोगे। बात आ रही है समझ में। अकाउंटेंसी में परचेज के अंदर क्या चीज़ लिखनी है, गुड्स जिसका अपने बिजनेस कर रहे हैं उसी को ही क्या लिखते हैं, जब उसको परचेज करेंगे उसको क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। नेक्स्ट टर्म है इसकी सेल्स। इसका भी नाम से पता चल रहा है, सेल्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को क्या करना, बेचना। प्रोडक्ट को बेचना क्या होता है, सेल्स होता है। लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर जो आपका गुड्स है, गुड्स को सेल करने को ही क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। गुड्स को सेल करेंगे तो सेल्स लिखेंगे। वैसे कहीं भी सेल्स टर्म लिखी होती है इसका मतलब बेचना ही होता है, लेकिन जब आप गुड्स को सेल करोगे तो गुड्स को गुड्स ना लिखकर क्या लिखना होता है, सेल्स लिखना होता है। ऐसे ही अगर आप मशीन को मशीन सेल कर रहे हो तो उसको किसके नाम से लिखा, मशीन के नाम से ही लिखा जाएगा। ठीक है, गुड्स को लिखना है किस नाम से, सेल्स के नाम से। क्लियर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होती है, जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया, किसी सप्लायर से आपने परचेज किया होगा, ये सप्लायर है और ये आप हो, आपका बिजनेस है। ठीक है, आपने इसे क्या किया, गुड्स को परचेज किया। लेकिन किसी भी रीजन से हो सकता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना हो। ठीक है, हो सकता है कि जैसा सैंपल आपने सेलेक्ट किया था, जो गुड्स है उस सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, जहाँ रास्ते के अंदर सामान आता हुआ क्या हो गया, डैमेज हो गया। अगर आप उस जो परचेज आपने किया था उसको किसी रीजन से सप्लायर को क्या कर दो, वापस कर दोगे, उसको क्या लिखा जाएगा, परचेज रिटर्न लिखा जाएगा कि खरीदा हुआ सामान हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। नेक्स्ट इसके अंदर टर्म क्या है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होती है, ये आप हो। ठीक है, यानी कि आप कौन हो, आप शॉप चला रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, और ये सामने आपके कौन है, ये सामने आपके कौन है, कस्टमर है। आपने गुड्स को क्या किया, इसको सेल कर दिया। आपने गुड्स क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब हो सकता है कि जो आपका कस्टमर है, आपके कस्टमर को आपका जो गुड्स है वो अच्छा ना लगे, हो सकता है उसकी क्वालिटी डाउन हो। ठीक है, हो सकता है जैसा आपने बोला कि इसमें ये क्वालिटी है वो क्वालिटी ना हो। ठीक है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, और जिस यानी कि जब उस रीज़न की वजह से आपको वो गुड्स क्या कर दे, वापस कर देगा, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट आपने सेल किया अगर वो वापस आ गया आपके पास तो वो क्या होगा, सेल्स रिटर्न होता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट है डेटर। इसको कुछ डेटर भी बोलते हैं, कुछ डेप्टर भी बोलते हैं। क्या होता है ये डेटर, समझते हैं इसको। देखो, बिजनेस के अंदर जब अपने गुड्स को क्या करते हैं, सेल परचेज होता रहता है। जब आप गुड्स को सेल करते हो, क्या करते हो, गुड्स को आप सेल करते हो, तो सेल दो तरीके की सेल होती है। एक सेल क्या होती है, एक होती है आपकी कैश सेल्स, और एक आप क्या कर सकते हो, एक आप कर सकते हो क्रेडिट सेल। यानी कि आप पैसे लेकर फिर सामान बेच सकते हो, और बिजनेस कर रहे हो तो कई कस्टमर को उधार भी देना पड़ता है। उधार यानी कि कौन सी सेल होगी, क्रेडिट सेल होगी।
अब ये डेटर क्या होते हैं? ऐसे पर्सन जिनको हमने गुड्स सेल कर दिया, कैसे सेल कर दिया? क्रेडिट पे सेल कर दिया, उधार बेच दिया, और अब उस पर्सन से हमने क्या करने हैं? पैसे लेने हैं, तो वो पर्सन हमारा क्या होगा? डेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स बेचा, एक्स को भी बेचा, आपने वाई को भी बेचा। एक्स को तो बेचा आपने कैश लेकर, कैश यानी कि पहले आपने कैश ली, फिर एक्स को आपने क्या दिया? गुड्स दिया, ये तो होगी कैश सेल्स। अब वाई को कैसे सेल किया? वाई को आपने बिना कैश लिए ही क्रेडिट पे क्या दे दिया? गुड्स दे दिया। यानी कि अब वाई से आपने क्या लेनी है? पेमेंट लेनी है। तो वाई क्या होगा? बिजनेस का, बिजनेस यानी कि अपने खुद को बिजनेस का चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मानना है, तो बिजनेस हमारा ही मानना है अपनों ने, ठीक है। तो जो बिजनेस है उसके लिए वाई क्या होगा? डेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? डेटर का जस्ट अपोजिट, यानी कि डेटर तो होता है सेल होने पे, और क्रेडिटर कैसे होगा? परचेज करने पे। जैसे आप प्रोडक्ट बेचते हो तो बेचने से पहले उसको खरीदते हो, पहले परचेज करते हो। परचेज भी दो तरीके से हो सकता है। आप कैश परचेज कर सकते हो, कैश देकर फिर गुड्स परचेज कर सकते हो। आप कैसे परचेज कर सकते हो? सप्लायर से उधार भी ले सकते हो, भी जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। क्लियर है? इसी तरीके से जिसको तो कैश देकर जिस सप्लायर से परचेज करोगे, ठीक है, वो तो होती है कैश परचेज, और जब आप बिना पैसे दिए गुड्स परचेज करोगे तो वो कैसी परचेज होती है? क्रेडिट परचेज। जिस सप्लायर से आप क्रेडिट पे परचेज करोगे वो सप्लायर आपका क्या होगा? क्रेडिटर होगा। यानी कि उसने आपसे पैसे लेने होंगे। जिसने बिजनेस से पैसे लेने हैं वो बिजनेस का क्रेडिटर, जिसने बिजनेस के पैसे देने हैं वो बिजनेस का डेटर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? आप इससे जस्ट पहले पढ़ के आए हो। क्या पढ़ के आए हो इससे पहले? इससे पहले पढ़ के आए अपने डेटर। क्या पढ़ के आए? डेटर पढ़ के आए। अब ये डेटर क्या होता है? अभी बताया था मैंने, ऐसे पर्सन्स जिनसे पेमेंट लेनी है वो हमारे क्या हैं? डेटर्स हैं, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट पे सेल किया, उससे पेमेंट लेनी है, वो हमारा क्या है? डेटर है। अब जो डेटर होते हैं सारे जेन्युइन बंदे नहीं होते। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो उधार एक बार सामान ले तो जाते हैं, लेकिन बाद में दुकान पर अपनी शक्ल दिखाने भी नहीं आते। ठीक है, समझ रहे हो? कहने का मतलब है वो पेमेंट देने नहीं आते, वो अपनी शॉप ही चेंज कर लेते हैं, किसी और से सामान परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में तो रिस्क होता है। अब इस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है? यानी कि जब वो आपसे क्रेडिट पे परचेज करेगा तो आप उससे क्या ले लो? आप उससे रिटर्न में ले लो। ठीक है, अगर वो आपको बोल रहा है कि मैं 3 महीने बाद 4 महीने बाद दूंगा, तो आप उससे क्या ले लो? रिटर्न पे ले लो, बिल लिखो और बिल पर उस पर क्या करवा लो? बिल पे साइन करवा लो। ठीक है, और वो जो होता है वो एक लीगल एविडेंस हो जाता है, जो कि कोर्ट भी जिसको मानता है। ठीक है, तो वो जो अपने जब डेटर से रिटर्न पे बिल पे लिखवा लेंगे, उसकी एक्सेप्टेंस ले ली जाएगी, तो वो हमारे डेटर, अब डेटर तो नहीं रहेंगे, जिनसे लिखवा लिया जाएगा वो जो क्या है, वो क्या बन जाएंगे? बिल्स रिसीवेबल बन जाएंगे। जो नहीं लिख के देंगे वो तो डेटर ही रहेंगे, और जिनसे हमने एक्सेप्टेंस ले ली वो हमारे क्या बन जाएंगे? बिल्स रिसीवेबल बन जाएंगे। ठीक है, दोनों से पेमेंट लेनी ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स पेबल। सेम जैसे वहाँ पे पेमेंट डेटर से लेनी तो डेटर के लिए बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ पे पेमेंट किसको पे करनी होती है? क्रेडिटर को। अब जो क्रेडिटर होते हैं वो कौन होते हैं? सप्लायर होते हैं। जैसे अपने कस्टमर पर विश्वास नहीं कर रहे तो सप्लायर भी हम पर विश्वास थोड़ी करेगा, अपने भी तो भाग सकते हैं। ठीक है, तो जो सप्लायर है अपने उससे जितने मंथ का बोलेंगे कि हम 2 मंथ बाद करेंगे, 3 मंथ बाद पेमेंट करेंगे, तो उतने मंथ के लिए वो हमारे से क्या ले लेगा? एक्सेप्टेंस ले लेगा, और हम उस एक्सेप्टेंस पे जब साइन करके उसको दे देंगे तो वो हमारा क्रेडिटर ना होकर क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल हो जाएगा। एक बिल हो जाएगा, उस बिल की हमें क्या करनी पड़ेगी? उस टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट। पता ही है आपको डिस्काउंट क्या होती है? डिस्काउंट होती है रिबेट। जिसको रिबेट भी नहीं पता, रिबेट का मतलब होता है छूट। अब तो समझ में आ गया होगा। यानी कि किसी प्रोडक्ट पर जब अपने को छूट मिलती है तो वो क्या होता है? डिस्काउंट होता है। अब डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है।
ठीक है। आपने शॉप्स के आगे लिखा होगा 10% ऑफ, 20% ऑफ जो लिखा होता है, सेल से लिखा होता है, वो जो डिस्काउंट हो रहा होता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट ही होता है। और ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ सेल को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है और हर टाइप के कस्टमर को दिया जाता है। और इसकी बिजनेस की बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं होती, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, कहीं पर भी उसको अपने नहीं लिखते, ठीक है। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है? वो होता है कैश डिस्काउंट। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ये देखो, ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो कि कैश पेमेंट करते हैं, ठीक है। जो कैश पे करेंगे अपने को उसी को ही कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। बाकी किसी कस्टमर को जो क्रेडिट पे लेके जाते हैं उनको ये डिस्काउंट नहीं मिलता है। और ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि अपने को जो पैसे लेने हैं कस्टमर से वो जल्दी से जल्दी अपने को कैश पेमेंट करे, डिस्काउंट लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैश अपने पास आ जाए, ठीक है। तो दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, दूसरा होता है कस्टमर को दिया जाता है ताकि वो अपने को जल्दी से जल्दी कैश पेमेंट कर दें डिस्काउंट पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, बस आज की क्लास के अंदर इतनी ही टर्म्स अपने डिस्कस करेंगे। जो भी टर्म्स बच गई हैं वो टर्म अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके चलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में टर्म्स आई हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, शेयर करते हो तो इसी तरीके के सेशन आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। हो सकता है आपको पूरी जो 11th की बुक्स है उसके सारे जो भी आपके टॉपिक लगते हैं सिलेबस के अंदर वो सारे टॉपिक इस चैनल पर आपको करवा दिए जाएंगे।